श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है फल ज्योतिष कितना सही है, पार्ट सेकंड। भविष्य कथन कुछ प्रमाण में सही क्यों होता है, ज्योतिष के प्रकार और ज्योतिष के बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये आज के व्याख्यान में हम देखने वाले हैं। कल फल ज्योतिष कितना सही है पार्ट 1 हुआ, उसमें हमने बहुत विस्तार से, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं उसका सही शब्द फल ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इसका इतिहास देखा। शुभ अशुभ क्या होता है यह भी जानने की कोशिश की। मित्रों, मानव जाति का जो इतिहास है और विज्ञान, इनका क्या संबंध रहा, ये समझने के लिए फल ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया का पहला साइंस है जिसे हम आज के ज़माने में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं। इंसान की आयु 10 लाख सालों की, गए 100 सालों में विज्ञान ने और विज्ञान के कारण मानव जाति ने बहुत प्रगति की। शायद 9,99,900 सालों में जितनी प्रगति इंसान ने नहीं की, उससे ज़्यादा प्रगति गए 100 सालों में की। इसके पीछे का कारण क्या है? हालांकि विज्ञान में जो आज बातें हम सीखते हैं, सिखाई जाती है, वे कई बातें 4000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी हैं। आज भी हमको सीखना पड़ता है। लेकिन उस जमाने में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काफी अच्छे अनुसंधान किए, उन्होंने अपने कई गलत मत भी दुनिया के सामने रखे थे। और उस जमाने में क्या सही है क्या सही नहीं है, यह 100% कॉन्फिडेंटली हम कह नहीं सकते थे। यह स्थिति पूरी मानव जाति की करीबन 16वीं 17वीं शताब्दी तक थी। 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद में कोई भी सत्य अगर हमें ढूंढना है, सच ढूंढना है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया इंसान को प्राप्त हुई जिसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक प्रक्रिया। और हमारे ध्यान में आया कि यह सही माने में सत्य शोधन का हथियार है। इसी के माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे 300-400 सालों में यह साइंटिफिक मेथड जो प्रकार है, सत्य शोधन का ये जो हथियार है, वो इतना आवश्यक बन गया कि कोई भी ज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है और इसी के आधार पर जो सत्य मिलता है उसी को स्वीकारा जाता है, और इसके आधार पर जो सत्य सिद्ध नहीं होता है उसको नकारा जाता है। तो इस ढंग से ये साइंटिफिक मेथड के कारण क्या सच है क्या झूठ है, इसका तुरंत हमें पता चलने लग गया। अभी ये साइंटिफिक मेथड क्या होती है, कभी विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आज वो विषय नहीं है। केवल आपको थोड़ी कल्पना आए इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हम इस विश्व में होता है, इन हैपनिंग्स को, घटित को हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। ऐसे कई हैपनिंग्स को हम जब बार बार देखते हैं तो उसके आधार पर हमारे मन में एक नियम तैयार होता है जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं कि भाई ये बात ऐसी ऐसी हो रही है तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है। तो ये पहली स्टेप है साइंटिफिक मेथड में, वैज्ञानिक प्रक्रिया में। जब इस ढंग से ये हम जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं, यही निष्कर्ष हमें बार बार मिलते रहता है, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हम अलग अलग जो घटित होते हैं, हैपनिंग्स होते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, इसको इंडक्टिव प्रोसेस कहते हैं।
और ये जो निष्कर्ष हमें मिलते हैं उसके आधार पर अलग अलग हैपनिंग्स इसी ढंग से होते हैं कि नहीं, इसको जांचते हैं। इसको हम कहते हैं डिडक्टिव प्रोसेस। जब इंडक्टिव प्रोसेस और डिडक्टिव प्रोसेस के आधार पर ये जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, वो सही ठहरता है, तो हम मानते हैं कि यह हाइपोथेसिस सही है और इसके आधार पर हम थियरी रखते हैं। ये थियरी जब बार बार जांची जाती है, लैब्स में जाती है, पूरे विश्व में जहां जहां घटित होते हैं या हैपनिंग्स होते हैं उसके आधार पर जांची जाती है और उसके खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं मिलता है, उल्टा हर बार वो सिद्ध होती है, तो उसको कहते हैं हम प्रूव्ड थियरी और उसको विज्ञान कहते हैं। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया की, साइंटिफिक मेथड की एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब हम अमल में लाने लगे तब हमें पहली बार पता चला कि इंसान के बारे में उस पर सजेशन का बहुत परिणाम होता है। हालांकि हमारे मेडिसिन का विकास कैसे हुआ? पहले के जमाने में एक विचक्राफ्ट विद्या थी, जिसे हम चेटुक की विद्या कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक का एक हिस्सा कह सकते हैं। उसमें अलग अलग दवाइयों का उपयोग होता था, लेकिन दवाइयों का क्या परिणाम है और इंसान जो सजेशन स्वीकारता है मंत्र तंत्र के आधार पर या और किसी कारणवश, उसके क्या परिणाम है, इसमें फर्क करना पहले के जमाने में हमको पॉसिबल नहीं था। लेकिन साइंटिफिक मेथड का इजाद होने के बाद में ये फर्क हम कर सके, इसको हम प्लासिबो इफेक्ट ऐसा कहते हैं। और आज जो भी मेडिसिन सिद्ध होता है, मेडिसिन कर कर उसको हम स्वीकारते हैं, वो प्लासिबो इफेक्ट के बाद में अगर उससे ज्यादा प्रमाण में हमको रिजल्ट देता है तो उसको हम मेडिसिन कहते हैं। यानी अभी एक मेडिसिन का इजाद हुआ, उसका प्रयोग किया जाता है कि एक मेडिसिन 100 लोगों के ग्रुप को दिया गया डॉक्टर के जरिए, वो सही मेडिसिन है। दूसरा, उसी ढंग की एक टैबलेट बनाई जाती है जिसमें मेडिसिन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो भी उसी ढंग से डॉक्टर को पता भी नहीं होता है कि ये मेडिसिन नहीं है, वो भी 100 पेशेंट्स को देता है और ये कहकर कि ये मेडिसिन लेने के बाद में ये फायदे मिलने वाले हैं, जैसा पहले ग्रुप को कहा गया उसी ढंग से। पहले ग्रुप में सही मेडिसिन है, दूसरे ग्रुप में डमी मेडिसिन है। पहले ग्रुप में अगर करीब करीब 90% लोगों को रिजल्ट मिलते हैं और दूसरे ग्रुप में भी 90% लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये सजेशन का ही केवल परिणाम है। पहले ग्रुप को 90% रिजल्ट मिलते हैं और दूसरे ग्रुप में शायद 30% रिजल्ट मिलते हैं, तो ये माना जाता है कि ये 30% रिजल्ट प्लासिबो इफेक्ट है, सजेशन के कारण मिले हुए रिजल्ट्स है। लेकिन जो 90% तक रिजल्ट्स मिले हैं, इसका मतलब 60% रिजल्ट्स ज़्यादा है, ये रिजल्ट्स मेडिसिन के कारण मिले हैं, इसलिए ये मेडिसिन हो सकता है, ये मेडिसिन है, ऐसा माना जाता है। ये जांचने की प्रक्रिया को हम प्लासिबो इफेक्ट ऐसा कहते हैं कि मेडिसिन के नाम पर बिल्कुल वैसा ही आवरण, वैसा ही टैबलेट, दिखने का रंग वैसा ही, डॉक्टर कहेगा इसके फायदे यही होंगे, उसी ढंग से कहेगा, उसको भी विश्वास होगा कि इसके फायदे मिलेंगे। ये सब बातें कॉमन होने के बाद में एक सही मेडिसिन होता है, दूसरा डमी मेडिसिन होता है, दोनों के रिजल्ट जांचे जाते हैं। इसके आधार पर मेडिसिन का हमारा शास्त्र काफी अच्छा विकसित हुआ और आज कहां के कहां जाकर पहुंचे। जैसा इंसान के मन में सजेशन का परिणाम होता है, उसी ढंग से इस नेचर में जो भी हैपनिंग्स होते हैं, अलग अलग घटनाएं घटती हैं, उसमें कुछ नियम है नहीं है, ये जांचने के लिए एक नियम का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण साइंस का विकास बहुत फास्ट हुआ। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंसान को जब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का पता चला, जिसको हम चांस फैक्टर भी कह सकते हैं, उसके बाद ही सही माने में विज्ञान का बहुत तेजी से विकास हो पाया। अब इसके लिए ये लॉ प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको काकतालीय न्याय ऐसा संस्कृत में कहा जाता है, हिंदी में भी यही शब्द उपयोग किया जाता है। यानी कौवा बैठने को और डाल टूटने को जो हम कहते हैं, उस ढंग से ये क्रिया होती है। सही शब्द है लॉ प्रोबेबिलिटी या फिर चांस फैक्टर।
जैसे कि मैं एक बाबा को एक्सपोज करने गया था इंदौर के पास में, नैनोद नाम का गांव है, बहुत फेमस बाबा था। वहां उसने एक प्रेग्नेंट औरत को, गर्भवती स्त्री को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें लड़का होगा। हालांकि उसका आशीर्वाद बहुत अलग था। पहले उसने कहा था तुम्हारे पेट में लड़की है, जाओ उसका लड़का हो गया। लेकिन अंतिम आशीर्वाद था तुम्हें लड़का होगा। और वो केवल अकेली स्त्री को नहीं दे रहा था, ऐसे कई स्त्रियों को इसी ढंग से वो आशीर्वाद दे रहा था। अब ये आशीर्वाद जब मैंने सुना, और मेरे सामने करीबन 4 स्त्रियों को उसने इसी ढंग से आशीर्वाद दिया, उसमें से एक बात मेरी तीव्रता से ध्यान में आई कि ये बाबा हर प्रेग्नेंट स्त्री को आशीर्वाद देता है, जाओ बाबा की तुम पर कृपा है, तुमको लड़का होगा। अब बाबा को तो मालूम नहीं लड़का होगा लड़की होगी, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है, नेचर के हाथ में है। वो अगर 1000 स्त्रियों को आशीर्वाद देता है तो उसमें से नेचर के नियम के अनुसार, क्योंकि इसमें 50-50% चांसेस है, इधर लड़का होगा या लड़की होगी, ये 50% चांसेस होने के कारण हो सकता है कि 1000 स्त्रियों में से 500 स्त्रियों को लड़का होगा। अब जिन 500 स्त्रियों को लड़का होता है, हर स्त्री को तो 100% लड़का होता है, उसको तो कोई 50% लड़का नहीं होता है। इसके लिए, उसके लिए, यानी उस स्त्री के लिए जिसके पेट से अभी बच्चा बाहर निकला है और वो लड़का है, उस मां के लिए तो भविष्यवाणी 100% सही होगी। इसलिए वो बड़े पैमाने पर बच्चे के लिए जो भी जन्म के बाद में कार्यक्रम रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, उस प्रोग्राम में बाबा का फोटो लगाते हैं, हार डालते हैं, कहते हैं बाबा ने बोला था, बाबा का आशीर्वाद सही निकला, बच्चा हुआ, बेटा हुआ। और फिर पूरे आसपास के परिसर में ख्याति फैल जाती है कि बाबा की कृपा से लड़का हुआ। यानी 500 स्त्रियों के कारण इतनी बाबा की ख्याति फैलती है कि 5000, 50,000 स्त्रियां फिर से बाबा के चरणों पर माथा टेकने के लिए आ जाती है। अब 500 स्त्रियों को लड़की होने की गुंजाइश, नेचर का नियम है। उन स्त्रियों को लगता है कि हमारे ही कुछ प्रोग्राम में, कार्यक्रम में जो बाबा ने हमको कहा था, जिस ढंग से सब चीजें करने को कहा था, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई, या फिर बाबा का आशीर्वाद नहीं फलेगा। ये नैनोद का बाबा ठीक नहीं है, दूसरे और बाबा के पास जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये 500 स्त्रियां जिनके बारे में नेचर के कारण ये बात सच होती है, वो बाबा को इतनी प्रसिद्धि दिलाती है, इतनी ख्याति दिलाती है कि उसके आधार पर उसका बहुत बड़ा व्यवसाय बढ़ जाता है। और जो 500 स्त्रियां हैं जिनको लड़की होती है, वो या तो चुप बैठती या फिर दूसरे बाबा के पास जाती है, और इसके आधार पर इन बाबाओं का व्यवसाय बहुत बढ़ते रहता है। ये हो गई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्त्री को या तो लड़का होगा या लड़की होगी, 50-50% चांसेस है। अब इसके बारे में संख्या शास्त्र में बहुत विस्तार से अभ्यास होता है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब संख्या कम है तो क्या होगा। जैसे मेरे स्कूलों के दिनों में हमको सवाल पूछे जाते थे और जवाब लिखने के लिए हा या ना टिक मार्क करो, ऐसा कहा जाता था। गाय को 2 सींग है, हा या ना टिक मार्क करो। अभी गाय को 2 सींग है, हाँ टिक मार्क करेंगे। घोड़े को 2 सींग है, हा या ना टिक मार्क करो। अब घोड़े को 2 सींग नहीं है, इसलिए हम ना टिक मार्क करेंगे। ऐसे 100 सवाल दिए गए। मैं भी एग्जाम में बैठा हूं, मैंने कोई अभ्यास नहीं किया है, मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है। अब इसमें हर सवाल में 2 चांसेस है, हा या ना, यानी पूरे 100 सवालों में 50% चांसेस है। मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, इसका मतलब ऐसा है कि मेरी योग्यता 0% है। मुझे 0 मार्क्स मिलने वाले हैं क्योंकि मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है। इसके बावजूद अगर मैंने 100 के 100 सवाल हा टिक मार्क किए तो क्या होगा। हो सकता है कि कदाचित 100 सवालों में से 50 सवालों के जवाब मेरे सही निकले और मुझे 50% मार्क्स मिले, यानी 50% मार्क्स मिलकर मैं सेकंड डिवीजन में पास हो जाऊंगा।
यह भी हो सकता है कि इन सब सवालों में मेरे सही निकलने वाले जवाब शायद 70% हो, मुझे 70 मार्क्स मिले। और यह भी हो सकता है कि कम से कम 30% मुझे मार्क्स मिले। मुझे 0 मार्क्स मिल ही नहीं सकते, क्योंकि 0 मार्क्स अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे हर सवाल का जवाब गलत लिखना होगा, और गलत लिखने के लिए मुझे सही जवाब का जवाब मालूम चाहिए। यह तो संभव नहीं है, क्योंकि 100 का अगर संख्या रहे तो 100 की संख्या में लॉ प्रोबेबिलिटी जो फ्लक्चुएट होती है वो 30% से लेकर 70% तक फ्लक्चुएट हो सकती है। इसलिए मुझे 30% से लेकर 70% तक मार्क्स मिल सकते हैं। यही अगर संख्या करोड़ों में है तो ये फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा। 1 करोड़ पर लड़का या लड़की कितनी होगी, तो हो सकता है 49.9% से लेकर 50.1% तक ये फ्लक्चुएशन होगा। इतना कम फ्लक्चुएशन होगा। बहुत बड़ी संख्या होगी तो, कम संख्या होगी तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं लॉ प्रोबेबिलिटी। लॉ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। यानी जो हमेशा चीजें घटती है, स्त्री को बच्चा होता है, बच्ची होती है, ये प्रोबेबल चीजें है। जो चीजें प्रोबेबल है, हमेशा घटने की गुंजाइश है, उसमें के चांस फैक्टर इस ढंग से ढूंढे जाते हैं, उसके प्रतिशत हम पहले से जान सकते हैं। और जब हमें इन बातों का पता चला कि ये चांस फैक्टर इस ढंग से काम करता है, इसलिए हमेशा साइंस में सबसे पहले कोई भी डाटा जांचते वक्त इस डाटा का चांस फैक्टर निकाला जाता है। अगर चांस फैक्टर से ज्यादा सही उसी ढंग से होता है तो फिर उसके पीछे कोई नियम हो सकता है, कोई उसके पीछे थियरी हो सकती है, यह माना जाता है। और इसलिए विज्ञान का विकास बहुत ही फास्ट हम कर पाए। पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी का भविष्य कथन करने का जो तरीका है, ये 2 नियमों पर खड़ा है। भविष्य कथन इंसानों का किया जाता है, इसलिए इंसान पर सजेशन का बहुत परिणाम होता है, और सजेशन के कारण कुछ परिणाम वो प्राप्त करता है। उसके बारे में विस्तार से हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आम इंसान के जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वो सामान्य होती है। अगर आप अपने पूरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसकी लिस्ट बनाओगे तो 100 के ऊपर नहीं जाएगी, और यही सबके जीवन में घटेगा। एक आध व्यक्ति का अपवाद होगा कि जिसके जीवन में एक आधी एक्सेप्शनल घटना है जो किसी के और के जीवन में नहीं घटी है। अदरवाइज आम इंसानों के जीवन में घटने वाली घटनाएं आम होती है, सामान्य होती है, हर एक के जीवन में घटते रहती है। तो ज्योतिषी जब किसी का भी भविष्य कथन करते हैं तो प्रोबेबल चीजें कहेंगे, और इन प्रोबेबल चीजों में चांस फैक्टर जो होगा वो 50% होने के कारण 30% से लेकर तो 70% तक वो चीजें सच साबित होगी। ये तो केवल चांस फैक्टर के कारण, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के कारण पॉसिबल होगा। और उसमें सजेशन भी क्या रोल प्ले करता है ये बाद में हम देखने वाले हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को शास्त्र कब कहेंगे हम? जब वो चांस फैक्टर और सजेशन के कारण जो रिजल्ट्स मिल सकते हैं उससे भी ज्यादा बार बार हमेशा रिजल्ट देते रहे तो फिर हम कहेंगे वो साइंस है, वो शास्त्र है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि आज के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी साइंस है नहीं है ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है कि नहीं ये करीबन 300 से 400 साल तक उसको ढूंढते आए हैं। और ये और किसी ने नहीं ढूंढा, खुद ज्योतिषियों ने ढूंढा, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, खगोल शास्त्री थे, ये शब्द तो बाद में इजाद हुआ, वो सभी के सभी एस्ट्रोलॉजर्स थे। गैलीलियो, केपलर से लेकर हर व्यक्ति उस जमाने में जो भी खगोल शास्त्री था वो होरोस्कोप के आधार पर लोगों का भविष्य कथन करता था।
लोगों का भविष्य कथन करना और ग्रह गोल तारों का अभ्यास करना, ये दोनों एक ही बातें थे। इनको मैथमेटिशियन कहा जाता था, एस्ट्रोलॉजर्स कहा जाता था। गैलीलियो की कुंडली ड्यूक ऑफ फर्डिनांड की गलत साबित होने के बाद, यानी कुंडली नहीं, उसका भविष्य कथन गलत साबित होने के बाद, जिसके बारे में हम कल बहुत विस्तार से उसके बारे में हमने विचार किया है, उसके बाद में यह ढूंढने की कोशिश हुई कि ये ग्रह गोलों का अभ्यास तो बहुत सही होता है, सटीक होता है, लेकिन इसके आधार पर जो लोगों का भविष्य बताया जाता है उसमें कोई तथ्य है कि नहीं। और ये तथ्य ढूंढने की कोशिश जो 300-400 साल हुए, उसी के आधार पर 20वीं शताब्दी में एस्ट्रोलॉजी ये सब्जेक्ट सेपरेट हुआ, जिसको हम फल ज्योतिष कहते हैं, और एस्ट्रोनॉमी ये सब्जेक्ट सेपरेट हुआ, जिसको आज हम खगोल शास्त्र कहते हैं। और खगोल शास्त्र ये 100% सही सब्जेक्ट है, 100% एक्यूरेट सब्जेक्ट है, जो साइंस का हिस्सा कर या फिर एस्ट्रोफिजिक्स के नाम पर उसको सिखाया जाता है, या फिर फिजिक्स का हिस्सा कर उसको सिखाया जाता है। अब मित्रों, हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष के जो अलग अलग प्रकार है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो भी ज्योतिष है, ज्योतिष कथन के जो प्रकार है, उसमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक प्रकार माना जाता है होरोस्कोप के आधार पर, कुंडलियों के आधार पर भविष्य कथन करना। उसके बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा प्रयास हुआ कि वैज्ञानिकों ने अपना मत व्यक्त करना चाहिए, लेकिन शायद दुनिया में 186 साइंटिस्ट साथ में आकर पहली बार ऐसा प्रयास हुआ जो फल ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ करते हैं, कहते हैं। उन लोगों ने एक स्टेटमेंट प्रसिद्ध किया 1975 में। इसमें 186 साइंटिस्ट की सही है, सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर करने वाले जो लोग हैं उनमें 19 नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ये जो 19 नोबेल प्राइज विनर्स है, उसमें केवल भारत के एक नोबेल प्राइज विनर का नाम है सी चंद्रशेखर। ये जो साइंटिस्ट है उसमें खगोल शास्त्री है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, और बाकी फील्ड के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने निकाला उसमें वे कहते हैं कि ज्योतिष को, यानी फल ज्योतिष को, कोई भी आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। ग्रह गोलों का मानवीय जीवन पर परिणाम होता है, ऐसा पुराने लोग मानते थे, और इसी के आधार पर वो भविष्य कथन करने का प्रयास करते थे। जब ये शास्त्र, यानी भविष्य कथन का शास्त्र विकसित हुआ, तब ग्रहों का अंतर पृथ्वी से कितना दूर है इसकी इंसान को कल्पना नहीं थी। अब हमें पता चला है कि ये ग्रह हमसे कितने दूर है। पृथ्वी से बाकी ग्रह इतने दूर है कि उनका कोई भी असर पृथ्वी पर नहीं गिरता है, नहीं पड़ता है। चाहे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का असर हो, चाहे मैग्नेटिज्म का असर हो, चाहे रेज का असर हो, वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है। उसको जांचा भी नहीं जा सकता, इतना निग्लिजिबल होता है। ग्रह गोल इंसान के लिए समय शुभ या अशुभ बनाते हैं, या फिर राशि जो होती है वो इंसान की योग्यता या अयोग्यता तय करती है, ऐसा माना जाता है। इसको कोई भी आधार नहीं है, और ये गलत बात है। इसलिए आज के जमाने में भी बड़े पैमाने पर लोग ज्योतिष यानी फल ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और मीडिया इन चीजों को बहुत महत्व देते हैं, लोगों को भविष्य कथन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उस पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लोगों का भविष्य अलग अलग मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।
और पढ़े लिखे लोग भी इस पर विश्वास रखते हैं। इसलिए हम सभी के सभी वैज्ञानिक बहुत अस्वस्थ है, बहुत डिस्टर्ब है। इसलिए हम कहते हैं आज के जमाने में ये ज्योतिषी ठग, चार्ल्टन्स उन्होंने ज्योतिषों को कहा है। इसलिए ये वैज्ञानिक कहते हैं कि आज के जमाने में ये ज्योतिषी ठगों से आम जनता ने सावधान रहना चाहिए और इन ज्योतिषी ठगों को अभी आह्वान देने का समय आया है कि भाई आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। दुनिया के 186 साइंटिस्ट ने यह पत्र स्टेटमेंट जारी किया, पूरे दुनिया में यह पब्लिश हुआ। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक साथ में आए और उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दिया है। अब मित्रों, ये जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में साइंटिस्ट ने कहा है, मैंने आपके सामने रखा। अब रहा सवाल, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली क्या है? अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसके बेसिक्स मैं आपके सामने रख सकता हूं और ये बेसिक्स 100% सही है, इसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर नकार नहीं सकता। लेकिन उसके जो बाकी डिटेल्स है वो आपके सामने रखना मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की मैंने एक किताब पढ़ी तो उसके आधार पर मैं जो कहूंगा वो सब सटीक होगा, सही होगा, वैसा फल ज्योतिष के बारे में नहीं कहा जा सकता है। उसका कारण ऐसा है कि इसमें कोई भी एक प्रमाण किताब नहीं है, ना ही भविष्य कथन करने की एक प्रमाण परंपरा है। अलग अलग परंपराएं, सायनाचार्य अलग ढंग से ज्योतिष बताते हैं, निरयनाचार्य अलग ढंग से बताते हैं, पश्चिमी देश अलग ढंग से ज्योतिष बताते हैं। एक ही पत्रिका के आधार पर तीनों के ढंग अलग होने के कारण तीनों का कथन में भविष्य बदल जाता है। ठीक है, एक परंपरा का तो भी एक अंतिम मत। भाई एक ही किताब हो जो एक प्रमाण किताब है एक परंपरा की, वैसा भी नहीं है। महाराष्ट्र में अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद है। मैं उनको कई सालों से आह्वान दे रहा हूं, कह रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं कि भाई आप ज्योतिष की, ये फल ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की एक किताब प्रमाणित कीजिए कि ये हमारा सही माने में साइंस है, ये प्रमाणित किताब है, इसमें जो कहा गया है हम सबको मान्य है। कम से कम उस किताब के बारे में तो बात कर सके। यहां एक ज्योतिषी जो कहता है वह दूसरा मानता नहीं है, और दूसरा जो कहता है उसको पहला मानता नहीं है। इसलिए इसमें कोई निश्चित बात नहीं। लेकिन जो बातें मैं आपके सामने अब रख रहा हूं, जो प्राथमिक बातें हैं, वो निश्चित बातें हैं, उसके बारे में कोई डाउट नहीं। एस्ट्रोलॉजी में भविष्य कथन जो किया जाता है व्यक्ति का, उसके लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसका जन्म समय, और ये जन्म जहां हुआ उस गांव का, उस स्थान का नाम। यानी जन्म समय मालूम चाहिए और जन्म स्थान मालूम चाहिए। ये 2 चीजें एक बार ज्योतिष को मिल गई कि उसकी साइंटिफिक आवश्यकता पूरी हो गई। उसके आधार पर भी ऊपर आगे चलकर होरोस्कोप बनाता है। मैंने पहले ही कहा, ये होरोस्कोप बनाने के 3 अलग अलग तरीके हैं। लेकिन दोनों को, यानी तीनों तरीके जो है उनको ये 2 चीजें चाहिए, जन्म स्थान और जन्म समय। इसके आधार पर वो आगे का भविष्य कथन करते हैं। पहले तो पत्रिका बनाते हैं, ये जो पत्रिका है, होरोस्कोप है, बनाते हैं। उसको अगर आपके घर में, मुझे लगता है हर एक के घर में अपनी अपनी पत्रिका होनी चाहिए। आप इस पत्रिका को देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि 12 स्थान हैं
जिसको 12 घर कहते हैं। ये 12 घर राशि के हैं ऐसा माना जाता है। अब राशि क्या होती है? कल्पना ऐसी की गई कि पृथ्वी मध्य है और इसके इर्द गिर्द चारों ओर जो पूरा विश्व है, अब पूरा का पूरा सर्कल में अगर देखा जाए तो वो होगा 360 डिग्री। ये 360 डिग्री में जो पूरा विश्व है उसको पहले तो 27 नक्षत्रों में बांटा गया, आगे चलकर उसको 12 राशियों में बांटा गया, यानी 30 डिग्री की एक राशि, ढाई नक्षत्र का एक राशि। अब ये जो राशि है 12, पूरे विश्व को समझो, हम सर्कल में मानते हैं विश्व को, तो उसको 30-30 डिग्री में बांटा गया। जब इंसान का जन्म हुआ था उस स्थान पर, उस समय वो स्थान कौन से राशि में है, इसके आधार पर पत्रिका तय होती है, होरोस्कोप तय होता है, उसकी राशि तय होती है। अब यहां तक तो बात आपके समझ में आ गई, और उसी के आधार पर उसका भविष्य कथन होता है। ये 12 राशि में पहले परंपरागत 9 ग्रह थे। ये 9 ग्रह अपनी अपनी जगह पाते हैं। अब उसके पीछे का जो सिस्टम है उसमें भी अलग अलग मत है, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। उसके डिटेल्स में हम जा ही नहीं सकते। जाएंगे तो एक कहेगा ऐसा नहीं है जी, दूसरा कहेगा ज्योतिष नहीं जी ऐसा ही है जी। अलग अलग परंपराएं। लेकिन अगर हम हमारी पत्रिका देखें तो उस पत्रिका में हमें दिखेगा कि ये 9 ग्रह जो है वो राशि में जगह जगह पर होते हैं, फैले हुए होते हैं, और उसके आधार पर हमारा आपका भविष्य कथन किया जाता है। अब इन 9 ग्रहों के बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। आजकल उसमें और 3 ग्रह ऐड किए जाते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जो बाद में हमें मिले हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में, 22वीं शताब्दी में प्राप्त हुए हैं। आखिरी का जो प्लूटो है 1930 में हमें दिखा। अब ये ग्रह कैसे दिखे उसके बारे में भी आपसे मैं बात करूंगा। ये 9 ग्रह जो परंपरागत है वो क्या है, ध्यान में रखना बहुत आसान है। एक है राहु केतु, और बाकी के हमारे 7 वार जो वीक डेज हैं, सोमवार मंगलवार से लेकर तो रविवार तक, ये 7 के 7 वार जो है वीक डेज, वो हमारे 7 ग्रह है। इसलिए याद रखना तो बहुत आसान हो गया। राहु केतु प्लस 7 वार हो गए हमारे 9 ग्रह। पहले हम इन 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। अभी आपने स्कूल में ग्रहों का तो अभ्यास किया है, आपको मालूम है, लेकिन आप स्कूल में राहु केतु नाम के ग्रह नहीं सीखे हैं। आपको मंगल है मालूम है, बुध मालूम है, गुरु मालूम है, शुक्र मालूम है, शनि ग्रह मालूम है, पृथ्वी ग्रह है, ये भी आपको मालूम है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये ग्रह ये भी आपको मालूम है। लेकिन आपको राहु केतु नाम के ग्रह स्कूलों में सिखाए नहीं गए, क्योंकि राहु केतु नाम के ग्रह माने जाते हैं लेकिन वो है नहीं। अब ये राहु केतु नाम के क्या प्रकार है? पहले हमें कल्पना नहीं थी कि पृथ्वी से ये ग्रह कितने दूर है, तारे कितने दूर है। हां, तारों में और ग्रहों में हम फर्क करना सीख गए थे, लेकिन इसमें कितना डिस्टेंस है ये हमको मालूम नहीं था। तो उन दिनों हम ऐसा मानते थे कि राहु केतु नाम के जो हमारे ग्रह हैं, ये राहु केतु को जब कोई निगलता है, राहु केतु नाम के सही माने में सांप माने गए, राक्षस माने गए, परंपरा में सांप भी माने गए।
ये सांप जब चंद्रमा को निगलते हैं जब चंद्र ग्रहण लगता है, और सूरज को निगलते हैं तब सूरज ग्रहण लगता है। अब कल्पना कीजिए सूरज को निकलेगा, पॉसिबल है? सूरज का आकार क्या होता है? इन ग्रहों का आकार होकर क्या होगा? गुरु से तो बड़ा आकार नहीं होगा। और ये ग्रह सूरज को निकल जाते हैं, यानी सूरज कितना बड़ा है और हमसे कितना दूर है इसकी भी हमें जानकारी नहीं थी। तब से ये राहु केतु की कल्पना हम करते आ रहे हैं। धीरे धीरे इस क्षेत्र में हमारा ज्ञान बढ़ते गया। ज्ञान बढ़ने के बाद में हमारे ध्यान में आया कि ऐसे कोई राक्षस नहीं हो सकते हैं, ऐसे कोई सांप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहण कैसे लगता है हमको पता चल गया। हमको पता चल गया कि जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आती है, चांद का तो खुद का प्रकाश नहीं होता है, और तीनों जब एक प्लेन में आते हैं, हालांकि रोज ही बीच में पृथ्वी आती है, चांद और सूरज के बीच में रोज आती है, पृथ्वी अपने इर्द गिर्द घूमते रहती है, इसलिए हमें महसूस होता है। ठीक है, रोज बीच में एक्चुअली नहीं आती है, तो साल में तो कई बार आएगी, 2 बार तो आएगी, लेकिन तब ग्रहण लगेगा ऐसा नहीं होगा। प्लेन तीनों की एक चाहिए। ये तीनों जब एक प्लेन में आते हैं, सूरज के बीच में और चांद के बीच में पृथ्वी आई, पृथ्वी को प्रकाश अड़ा, चांद तक नहीं पहुंचा। अभी थोड़े समय पहले तक पहुंच रहा था, लेकिन अभी नहीं पहुंचा, क्योंकि तीनों अभी एक प्लेन में आ गए हैं। तो हमें चांद पर अंधेरा होते हुए दिखेगा, और चांद पर शायद पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि यहां ग्रहण लग गया चांद को। हालांकि पृथ्वी की छाव चांद पर गिरती है, इसलिए उसका प्रकाश गायब हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया। जब चांद बीच में आता है, पृथ्वी और सूरज के बीच में, तीनों एक प्लेन में आ जाते हैं। अभी सूरज तो बहुत बड़ा है, इसलिए पूरा सूरज तो ये चांद के कारण ढक नहीं सकता, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि चांद बहुत हमारे नजदीक है और उससे 380 गुना दूर सूरज है, इस कारण सूरज बहुत बड़ा होने के बावजूद उसका बहुत बड़ा हिस्सा ढक सकता है चांद के जरिए। यानी जहां हम एक बिंदु पर हैं, वहां से हमको दिख सकता है कि सूरज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढक गया है। यानी अभी क्या होता है कि जो भी सूरज का प्रकाश आता है वो चांद को अटक जाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, जहां हम खड़े हैं वहां तक नहीं पहुंचता है। यानी ग्रहण पृथ्वी को लगता है, लेकिन हमको सूरज नहीं दिखता है, या फिर कम दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया। अब ये ज्ञान जब हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद में बड़ी दिक्कत पैदा हुई। भाई ये राहु केतु नाम के सांप फिर क्या करे? फिर कल्पना बदली, ज्योतिषी होशियार। फिर उन्होंने कहा कि ये इनविजिबल प्लैनेट्स हैं, न दिखने वाले प्लैनेट्स। ये क्यों कहा, ये भी आपने समझ लेना चाहिए। भाई ये इनविजिबल प्लैनेट्स क्या होता है? यानी जो आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन हैं। अरे भाई किस आधार पर है? गणित के आधार पर। जो भी कक्षाएं ग्रहों की होती है, वो एक दूसरे के कारण प्रभावित होने के कारण उसमें कुछ डेविएशंस आते हैं। इसके आधार पर जो गणितज्ञ होते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं, खगोल शास्त्री होते हैं, उनके ध्यान में आता है कि यहां कोई तो भी एक आधा ग्रह होना चाहिए। इसी ढंग से हमें यूरेनस का पता चला। यूरेनस हमको आसमान में पहली बार नहीं दिखा, जबकि हमारे पास दूरबीन थी। इसके बावजूद पहले उसको गणित में हमें पता चला कि यहां कोई तो भी होना चाहिए, एक आधा ग्रह होना चाहिए, और फिर उस ग्रह को बाद में वहीं पर ढूंढा गया। प्लूटो का भी इसी ढंग से पता चला। नेपच्यून का पता चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नेपच्यून जो है वो
247 ईयर्स में एक चक्कर सूरज को लगाता है। 247 सालों में एक बार एक चक्कर लगाता है, इतना दूर है। जबकि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द एक साल में घूमती है। अब ये सूरज और पृथ्वी का मिलन नजदीक आना कितना असंभव सा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये इतना दूर होने के कारण इसके बारे में और इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी बहुत वीक होने के कारण ये गणित में नहीं मिला। यूरेनस नेपच्यून मिले लेकिन प्लूटो गणित में नहीं मिला। प्लूटो एक फोटो लेते वक्त फोटो फ्रेम में मिला, आंखों से नहीं दिखा लेकिन फोटो फ्रेम में मिला, और फिर उसके बाद में उसको ढूंढा गया। अब इसका पता चला हमको 1930 में। उसके बाद में 88 ईयर्स हुए हैं, लेकिन इसको एक चक्कर काटने के लिए 247 साल चाहिए, 247 ईयर्स चाहिए। इसलिए उसका अभ्यास करना भी बहुत कठिन है। तो ये तीनों प्लैनेट्स को पहले उनको आंखों से नहीं देखा गया, दूरबीन से नहीं देखा गया और मिले, इसलिए कहा जाता है कि ये जो कुछ भी है इनविजिबल प्लैनेट्स थे पहले, बाद में उनको देखा गया है। तो इनविजिबल प्लैनेट्स ये कल्पना या संकल्पना इसके आधार पर है। तो भाई राहु केतु सांप नहीं हो सकते, राक्षस नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रहण कैसे लगता है पता चल गया है। तो इन्होंने कहना शुरू किया कि इनविजिबल प्लैनेट्स। अभी हमारी जानकारी इतनी सटीक है हमारे ग्रह गोलों की कि साइंटिस्ट ने कहना शुरू किया कि ऐसा कोई इनविजिबल प्लैनेट्स हो ही नहीं सकता है, और जहां राहु केतु है ऐसा कहा जाता है वहां तो हो ही नहीं सकता है। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि इनविजिबल प्लैनेट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। अब ये बात सही है कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, लेकिन काय के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ये भी आप समझ लीजिए। ये पूरा का पूरा विश्व समझने के लिए हमने क्या किया कि पूरे विश्व को एक सर्कल में बांट दिया। यानी हमने कल्पना की कि पृथ्वी मध्य है और उसके इर्द गिर्द एक सर्कल है। ये जो सर्कल है, और इस सर्कल पर हमने सभी के सभी तारे और पूरे विश्व को रख दिया। हालांकि वो सर्कल से करोड़ों मील दूर है। सर्कल पर करोड़ों मील दूर जो है वो भी वहीं दिखेगा, और जो कम दूर है वो भी वहीं दिखेगा। दूरी का उसमें कोई मतलब नहीं होता है। केवल ये समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए सर्कल क्रिएट किया गया। अभी इसमें क्या होता है कि चंद्र और सूरज दोनों घूमते हैं। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, और हमें जो दिखता है कि पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज घूमता है। फैक्ट क्या है हमको पता है, अलग से बात करने की आज के जमाने में जरूरत नहीं है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन हमें जो आंखों से दिखता है कि सूरज इर्द गिर्द घूम रहा है, उसका एक सर्कल, और दूसरा चांद घूम रहा है उसका एक सर्कल। ये दोनों सर्कल जहां छेद देते हैं, क्योंकि दोनों के प्लेन्स अलग है, इसलिए जहां छेद देते हैं उसको, एक को बिंदु को राहु कहा गया, दूसरे बिंदु को केतु कहा गया। अब ये छेद दे सकते हैं क्या? एक्चुअली इनके सर्कल्स, ठीक है सर्कल्स काल्पनिक है, लेकिन ठीक है परिभ्रमण की कक्षा तो है, वो एक दूसरों को छेद दे सकती है क्या? कल्पना कीजिए, पृथ्वी से चंद्रमा का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, सूरज उससे 380 गुना ज्यादा दूर है, तो पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस हो गया 380 किलोमीटर। अभी आप सभी के सभी ज्योमेट्री के स्टूडेंट रहे हैं, हर एक को कंपलसरी सीखना पड़ा है। मध्य बिंदु
पृथ्वी से 1 किलोमीटर डिस्टेंस से चंद्रमा घूम रही है और 385 किलोमीटर डिस्टेंस से सूरज घूम रहा है। अब मुझे बताइए ये दोनों की परिक्रमा एक दूसरे को कैसे छेद देगी? ये दोनों के सर्कल घूमने के एक दूसरे को कैसे छेद देंगे? एक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, दूसरे का डिस्टेंस 380 किलोमीटर है, मध्य बिंदु सेम है। ये कभी एक दूसरे को छेद नहीं दे सकते। ये जो छेदन बिंदु की कल्पना कहते हैं, ये वही इंसान कह सकता है कि जिसको डिस्टेंस की बिल्कुल कल्पना नहीं है, यानी छेदन बिंदु भी नहीं हो सकते हैं। राहु केतु नाम के सांप नहीं है, राक्षस नहीं है, इनविजिबल प्लैनेट्स नहीं है, ये छेदन बिंदु भी नहीं हो सकते हैं, फिर भी राहु केतु है आपके और मेरे पत्रिका में है। और वो केवल है नहीं, वो बहुत तकलीफ देते हैं, इतनी तकलीफ देते हैं कि उनको शांत करना पड़ता है और ज्योतिषियों का पेट भरना पड़ता है। राहु केतु के भरोसे तो उनका पेट चलता है, शनि भी साथ में आता है, मंगल भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा राहु केतु उनका पेट भरता है। ये राहु केतु का डर बता बता कर वो क्या क्या आपको करने को लगाते हैं। पत्थर पहनने को लगाते हैं, उनकी शांति करने को लगाते हैं, उसके लिए पूजा अर्जा करने को लगाते हैं, बड़ा खर्चा करने को लगाते हैं, आपके जेब में जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा खर्चा करने को लगाते हैं। अरे भाई, जो राहु केतु नाम के ग्रह है ही नहीं, उनका इतना डर किस लिए? ये क्यों डर बताते हो हमको ज्योतिष? और इन ज्योतिषों को राहु केतु नाम के ग्रह नहीं है ये भी अगर पता नहीं होगा तो इनको क्या पता है? अगर पता होकर ये बताते हैं, हमारी पत्रिका में लगाते हैं, तो कितने बड़े ठग है, और पता नहीं है तो कितने बड़े अज्ञानी है। चलो 9 ग्रह जो हम परंपरागत है उसमें से तो राहु केतु हमने देख लिए। अभी 7 बार यानी 7 ग्रह हो गए, उसके बारे में विचार करेंगे। चलो मंगल, बुधु, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह तो है, उसके बारे में बाद में विचार करेंगे। लेकिन ये जो 2 ग्रह है रवि और सोम, उसके बारे में विचार करेंगे। सोम यानी चंद्रमा, चंद्र ये ग्रह है। अरे भाई, हमने तो पूरे स्कूल में सीखा, बचपन से सीखा कि चंद्र है उपग्रह है, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, और ग्रह को प्लैनेट कहते हैं। दोनों में बहुत फर्क होता है। प्लैनेट तारे के इर्द गिर्द घूमता है और सैटेलाइट प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है। यानी वो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते घूमते वो सैटेलाइट जो है प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, वो प्लैनेट घूमते रहता है सूरज के इर्द गिर्द। अभी अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद थी धुड़ा में, मैंने आह्वान दिया था 1985 में पूना के ज्योतिष परिषद में कि देखेंगे नेक्स्ट टाइम तुमको। धुड़ा में ज्योतिष परिषद आयोजित की गई। वहां एक बहुत दबंग बाबा था, वाघ कर उसने धुला के पत्रकारों को चौराहे में नंगा कर पीटा था। काफी उसकी गुंडई थी, काफी उसकी दहशत थी। इन ज्योतिषियों को लगा कि उसके आधार पर वहां पर अगर परिषद लेंगे तो मानव वगैरह आकर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमने 15 दिन वहां पर पूरा जन जागरण किया। स्कूलों में, कॉलेजेस में व्याख्यान दिए, जाहिर चौक में व्याख्यान दिए, लोगों को सिखाया। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अखिल भारतीय ज्योतिष महामंडल के पदाधिकारी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब मेरे व्याख्यान तो शुरू हो चुके थे। मैं हर जगह सवाल उठाता कि इन ज्योतिषों को खगोल शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्कूलों के बच्चों को मैं कहता था कि भाई ये ज्योतिषों को आप पकड़िए और उनको पूछिए चंद्र ग्रह है कि उपग्रह है।
इसलिए पत्रकारों ने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मानव तो सब बच्चों को बता रहे हैं कि इन ज्योतिषों को कुछ समझता नहीं है, ग्रह है कि उपग्रह है, इसका फर्क भी इनको समझता नहीं है। ये चंद्र को ग्रह आज भी हमारे पत्रिका में लगाते हैं, जिसको सोम कहते हैं। क्या जवाब दिया होगा? इतने जिम्मेदार पदाधिकारी अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद के, वो कहते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार चंद्र एक ग्रह होता है, वो मानव क्या कहते हैं उसको कोई मतलब नहीं है। अब पत्रकार होशियार, उन्होंने पत्र परिषद में सवाल खड़ा किया कि भाई मेरे बच्चे के किताब में भी ये सिखाया गया कि चंद्र ये उपग्रह है, पृथ्वी ये ग्रह है, बुध गुरु शुक्र शनि ये ग्रह है, और पृथ्वी को ग्रह कहा गया और चांद को तो उपग्रह कहा गया है, तो मेरी ये किताब गलत है क्या? फिर उसने आगे सवाल पूछा कि अगर ये किताब गलत है तो आप सरकार के तरफ डेपुटेशन ले जाकर ये बदलाव लाओगे क्या कि सब एजुकेशन की किताबों में चंद्र को ग्रह कहा जाए, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है। अब इनकी दिक्कत आ गई, क्या जवाब दे? पत्रकार तो सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे मीटिंग में हम तय करेंगे चंद्र ये ग्रह है कि उपग्रह है। और फिर मेरे भाषण शुरू हुए, मैं ज्योतिषों को सवाल पूछने लग गया, चंद्र को ग्रह या उपग्रह तय करने वाले आप कौन? आपके घर क्या नौकर है चंद्र? अरे विज्ञान जिसका अभ्यास करता है उस खगोल शास्त्र ने इसको उपग्रह कहा है। उपग्रह है, कहा नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये कंसेप्ट है। जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है उसको सैटेलाइट कहते हैं, उसको उपग्रह कहते हैं, और जो तारे के इर्द गिर्द घूमता है, स्टार के इर्द गिर्द घूमता है, उसको प्लैनेट कहते हैं। ये कंसेप्ट है, केवल शब्द नहीं है। ये कंसेप्ट भी आपके समझ में नहीं आती। तो हमारे ज्योतिषियों का इतना बड़ा ज्ञान है और वो हमारा भविष्य बताते हैं और हम लोग उस पर विश्वास रखते हैं। चलो और आगे चले, जाने चंद्र तो ग्रह है नहीं, अब रहा रवि। रवि यानी सूरज। ये जो आप घर जाकर अभी ये भाषण सुनने के बाद में आपकी पत्रिका निकाल कर देखिए, उसमें आपको रवि दिखेगा। वो ग्रह कौन से घर में बिठाया होगा आपकी पत्रिका में। भाई ये रवि यानी सूरज, ये ग्रह है, अरे ये तारा है, उसके इर्द गिर्द पूरे ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी भी घूमती है। लेकिन ये ज्योतिषी आज भी उसको ग्रह मानते हैं। पहले आंखों से दिखता था कि पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज घूम रहा है, आज भी वही मानसिकता में ये लोग हैं। इनको पता ही नहीं है, जबकि हमारे यान पृथ्वी के बाहर गए, चांद तक गए, मंगल तक गए, शनि तक गए, इसके बावजूद आज तक ये यहीं बैठे, यहीं से सूरज को इर्द गिर्द घूमते दिख रहे हैं। पूरे स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी और बाकी ग्रह घूमते हैं, और हमारे ये ज्योतिषी आज भी सूरज को पृथ्वी के इर्द गिर्द घुमाते घुमाते हमारी पत्रिका बनाते हैं। ना ही इनको सूरज का ठीक ज्ञान है, ना ही इनको चांद का, चंद्रमा का ठीक ज्ञान है। इतने विद्वान ज्योतिषी हमारा भविष्य बताते हैं। अब रहे 5 ग्रह, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अब रहा सवाल, इन 5 ग्रहों का हम पर कोई परिणाम होता है क्या? मैंने शुरुआत ही साइंटिस्ट के स्टेटमेंट से की है। उन्होंने जाहिर किया कि इसके कोई परिणाम नहीं होते हैं। यानी ये ग्रह पृथ्वी से इतने दूर हैं और पृथ्वी का जो 200 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर वातावरण है, ये ध्यान में रखते हुए इन ग्रहों का क्या परिणाम हो सकता है? सबसे पहला परिणाम हो सकता है गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का। सूरज की और पृथ्वी की ग्रेविटी की तुलना में गुरु बहुत बड़ा ग्रह है, इसके बावजूद उसका परिणाम नगण्य है। जयंत नारळीकर, इन्होंने जब उनको पूछा गया कि भाई ये ग्रेविटी का, गुरु तो सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, इसके ग्रेविटी का कितना परिणाम होता है,
तो उन्होंने जवाब दिया था, जयंत नारळीकर बहुत बड़े खगोल शास्त्री हैं, मैं कहने की जरूरत नहीं है, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर के वो सलाहकार साइंटिस्ट रह चुके हैं। वे कहते हैं कि इंसान जब खड़ा होता है और कुर्सी पर बैठता है, इस समय जो ग्रेविटी हमको महसूस होती, कुछ भी महसूस नहीं होता है, निग्लिजिबल होता है, उतना भी परिणाम गुरु ग्रह का पृथ्वी पर नहीं होता है, यानी इंसान पर नहीं हो सकता है। अब गुरु का ही परिणाम नहीं हो सकता तो बाकी ग्रहों का तो कोई परिणाम ही नहीं, निग्लिजिबल है। मैग्नेटिक परिणाम होता है क्या? हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग है कि उसकी तुलना में इनका कोई परिणाम नहीं होता है। रेस का परिणाम होता है क्या? अभी ग्रहों की खुद की रेस ही नहीं है, ये तो हम सबको पता है। ग्रहों पर सूरज का प्रकाश गिरता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, इसलिए हमको ग्रह दिखते हैं। ये रिफ्लेक्टेड प्रकाश जो आता है वो इतना क्षीण होता है कि आंखों से बहुत कम ग्रह हमको दिखते हैं और कभी कभी दिखते हैं। गुरु जैसा बड़ा ग्रह तो आंख से दिखना मुश्किल है, कभी कभी दिखता है। शनि भी आंख से दिखना मुश्किल है, दूरबीन से देखना पड़ता है। तो ये ग्रह का प्रकाश जो आता है, किरण जो हमारे पास आते हैं, रिफ्लेक्ट होकर भी अगर गृहित धरे तो एटमॉस्फेयर से अंदर आने के लिए कोई परिणाम हम पर नहीं होता है। इसलिए ग्रहों का इंसान पर कोई भी परिणाम नहीं होता है, ना ही ग्रेविटेशनल परिणाम होता है, ना ही मैग्नेटिक परिणाम होता है, ना ही रेस का, किरणों का परिणाम होता है। अब ये फैक्ट्स हमने देखे। 9 जो ग्रह है उस 9 ग्रहों में राहु केतु नाम के ग्रह है नहीं, चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह है, सूरज ग्रह नहीं है, वो तारा है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो आजकल पत्रिका में डाले गए, लेकिन उसके बारे में कोई एक वाक्यता नहीं कि इनके परिणाम क्या होंगे, ऐसी स्थिति है। तो ये ग्रह गोलक का ज्ञान के आधार पर हमारा भविष्य कहने वाले ज्योतिषियों की स्थिति है। अभी मित्रों हमने ग्रहों के बारे में बहुत विस्तार से विचार किया। अब जन्म समय के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि जिसके आधार पर पूरी पत्रिका बनती है उसके बारे में विचार तो करना आवश्यक है। कैसे विचार किया जाए? मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला। 1985 में, मैंने 1982 में अपने संगठन का काम शुरू किया। 1985 में पूना में अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद पहली बार हुई। अखिल भारतीय ज्योतिष महामंडल बना और उनकी परिषद रही। उन दिनों किसी एक व्याख्यान के लिए मैं पुणे ऑलरेडी आ गया था, और यहां इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मैंने तय किया कि यह परिषद को मैं अटेंड करूंगा। अब काम शुरू कर मुझे केवल 3 साल हो गए थे। ज्योतिषी हमेशा पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो कहीं तो भी एक दिमाग में था कि ये ज्योतिषी बहुत सज्जन लोग होते हैं, यानी बाबा जैसे गुंडई करने वाले लोग नहीं होते हैं। अब ये मेरे दिमाग में क्यों आया था पता नहीं, लेकिन था। और इसलिए मैंने तय किया कि ये सब मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, तो हमेशा के तरह तैयारी कर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला, मेरी एक जलगांव की प्राध्यापक मित्र, वो अनाय से पुणे यूनिवर्सिटी में किस काम के लिए आई थी और यहीं उसका काम शुरू था, इसलिए वो, और मेरा एक यवतमाल का कार्यकर्ता है, ऐसे 2 लोग अचानक पेपर में पढ़कर आ गए थे। और हम 3 लोग ये ज्योतिष परिषद जो तिलक स्मारक मंदिर में थी वहां पत्रक बांट रहे थे कि भाई ज्योतिषी ये शास्त्र है तो आप सिद्ध कीजिए। तब हमारा आह्वान तो मेरे संगठन का वो 1 लाख रुपए का था, तो 1 लाख रुपए का आह्वान भी उनको दे रहे थे। और मैंने बाइज्जत बाकायदा उनका जो नियम था उसके नियम के अनुसार उनकी फीस भरी, और 3 दिन ये परिषद अटेंड करने का मैंने तय किया था। शुरू होने के पहले बाहर पत्रक बांटते थे और बाद में अंदर आकर बैठता था। उनकी परिषद में अटेंड कर रहा था। उसमें एक परिसंवाद था, सिंपोजियम था, और उसका विषय था
सटीक, एक्यूरेट जन्म समय कैसा तय करे, इसके ऊपर वो परिसंवाद था, सिंपोजियम था, और मैं श्रोताओं में बैठा था। अब पूरे परिषद पर मेरे जो पत्रक बांटने का कार्यक्रम था उसका प्रभाव था। हालांकि मैंने मुझे बोलने के लिए समय भी मांगा था, उनकी मीटिंग भी हुई। मीटिंग होने के पहले मुझे कई ज्योतिषियों ने, पूना के ज्योतिषियों ने कहा था हम तुमको समय देंगे और तुम्हारे जो भी बात आप कहोगे उसको खोड़ने के लिए हम खड़े हो जाएंगे और फिर आपका ऐसा ऐसा कर देंगे। मतलब बहुत अच्छी बात है, वहाँ के वहाँ बात का निर्णय लग जाएगा। उनकी मीटिंग हुई। अब पूना के ज्योतिषी तो मुझे इतना अच्छा ढंग से जानते नहीं थे, मुंबई के ज्योतिषी भी जानते नहीं थे, लेकिन मराठवाड़ा से काफ़ी ज्योतिषी आए थे, विदर्भ से काफ़ी ज्योतिषी आए थे। हो गए उस आदमी को स्टेज नहीं देने का, पूरे अपने सम्मेलन की बैंड बजा देगा याद। इसलिए मैंने बहुत आग्रह करने के बाद भी उन्होंने सम्मेलन में मेरे विचार रखने के लिए मुझे अवसर नहीं दिया। ठीक है, उनका अधिकार है, सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया था, किसको बोलने देना है किसको नहीं बोलने देना उनका अधिकार है, और मैं हमेशा लोकतांत्रिक अधिकारों का आदर करता हूँ, इसलिए मेरा कोई उसके बारे में कंप्लेंट भी नहीं थी। ठीक है, आपका अधिकार है, मुझे बोलना है बाहर तो मैं बोल ही सकता हूँ। इस परिसंवाद शुरू होने के बाद में बहुत मजा आया। इसके जो अध्यक्ष थे बहुत प्रसिद्ध BN पुरंदरे डॉक्टर थे। ये मामूली डॉक्टर नहीं थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे। यानी जिनके नाम से पुरंदरे टेक्निक कर ऑपरेशन का एक टेक्निक प्रसिद्ध है, इतने बड़े सर्जन थे। ये इसके अध्यक्ष थे। एक ज्योतिषी कहने लगा, शुरुआत ही ऐसी हुई कि ये श्याम मानव जैसे लोग आजकल हम पर बहुत आक्षेप करते हैं, आह्वान भी देते हैं, और जन्म समय तो सबसे महत्व की बात है। जन्म समय तो सेकंड टू सेकंड एक्यूरेट चाहिए, क्योंकि कभी कभी राशि बदल जाती है 1 मिनट के अंदर में। इसलिए जन्म समय बहुत एक्यूरेट पकड़ना आवश्यक है। इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि जब भी बच्चे का मुंह बाहर आता है वही जन्म समय पकड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे का मुंह बाहर आने के बाद में अक्खा बच्चा बाहर आने के लिए ज्यादा समय लेता है और उस समय में राशि बदल सकती है। अब पहले ज्योतिषी को लगा कि मैंने बहुत अच्छी बात सबके सामने कही, दूसरा ज्योतिषी खड़ा हो गया, वो बोलने लग गया इनका मत मुझे मान्य नहीं है। ये मानकर चल रहे कि सब बच्चे मुंह की ओर से जन्म लेते हैं, कुछ बच्चे उल्टे जन्मते हैं, पैर की ओर से जन्म लेंगे, उनका मुंह तो सबसे आखिरी में बाहर आएगा, फिर जन्म समय गलत होगा। इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि जब पूरा का पूरा बच्चा बाहर आता है तभी जन्म समय हमने मानना चाहिए, और इसी पर काफी बहस होते रहे। आखिरी में अध्यक्ष डॉक्टर BN पुरंदरे खड़े हुए। अब बहुत बड़े डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने शुरुआत ही ऐसी की कि इस विषय पर बोलने का सबसे ज्यादा अधिकार मुझे है, क्योंकि आज तक मैंने हजारों बच्चों को जन्म दिया है और सब लोग एकदम से बहुत मुंडी हिलाने लगे। बात सही है। वे कहने लगे कि मेरा अनुभव ऐसा है कि मैंने कई बार देखा है, अनुभव किया है, हमारा हमेशा का अनुभव है कि बच्चा पूरा का पूरा बाहर आता है, लेकिन वो जिंदा है कि नहीं हमको पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद में ये बच्चा रोता नहीं, इसलिए हम उसको मसाज करते हैं, गर्म पानी से मसाज करते हैं। कभी कभी कुछ मिनटों बाद वो रोना शुरू करता है। बच्चा जब मां के पेट से बाहर आता है वो समय महत्व का नहीं है, जब बच्चा रोना शुरू करता है वो समय महत्व का है, वो उसके जिंदेपन का पहला लक्षण है। इसलिए जब बच्चा रोना शुरू करता है वही जन्म समय हमने पकड़ना चाहिए। मुझे बहुत मनोरंजक लग रहा था ये सब परिसंवाद। वहां जो सिस्टर है, वहां जो डॉक्टर है, वो बच्चा पैदा करते वक्त बराबर ध्यान रखेगी, बच्चा रोना शुरू करेगा तब का समय पकड़ेगी, और फिर वो एग्जैक्ट समय ज्योतिषियों को कहा जाएगा और उसके आधार पर पत्रिका बनाई जाएगी। स्थिति स्थान के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में होगा उसका स्थान पहले से तय है।
तो यह जन्म समय के बारे में यहां के यहां 4-5-6 मिनट का फर्क गिर रहा है। कोई कह रहा है मुंह बाहर आने के बाद जन्म समय तय करो, कोई कह रहा है कि पूरा का पूरा बच्चा बाहर आने के बाद तय करो, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब बच्चा रोना शुरू करेगा तभी तय करो, क्योंकि वही उसके जीवन का पहला लक्षण है, उसके जिंदापन का पहला लक्षण है। यही के 5-6 मिनट का फर्क हो रहा है। उसके बाद तो और भी एक मजा आ गई। मैं लोकमत में 9 सालों तक अंधविश्वास के खिलाफ लिखता रहा। मेरा यूथ कॉलम भी था, हफ्ते में 2 कॉलम में लिखता था। अब हर हफ्ते में 2 कॉलम लिखने वाला लेखक और पत्रकार में, ऐसा लोग मानते थे कि लोकमत मेरा ही पेपर है। शहाड़े शास्त्री कर वर्धा के एक बहुत बड़े इंजीनियर, सरकारी नौकर और बहुत बड़े ज्योतिषी माने जाते थे, उनके आर्टिकल्स आने शुरू हुए और लोगों ने मुझे तकलीफ देना शुरू किया। जवानों के लेटर्स आने लग गए, सर ये ज्योतिष वगैरह नहीं होता, ऐसे आपके भाषण हमने सुने हैं और ये बड़े बड़े आर्टिकल्स लोकमत में आ रहे हैं। मैंने शहाड़े शास्त्री को मिलने का तय किया। अब यहां उसके साथ में और भी कुछ था, वो भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। शहाड़े शास्त्री को मिलने के लिए मैं वर्धा का मेरा मित्र सुभाष पे इसको लेकर गया। शहाड़े शास्त्री ने मेरा नाम नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया, चेहरा नहीं पहचानता था। तब टीवी के कोई कार्यक्रम बहुत ज्यादा, यानी वर्धा तक तो नहीं पहुंचते थे, टीवी नहीं था तब। तो शहाड़े शास्त्री को इतना ही पता चला कि एक पत्रकार आया, वो अंदर में थे। जैसे ही मैंने मुझे बैठने को कहा बाहर के रूम में, वहां मेरा एक पुराना मित्र मुझे मिला जो मेरे कॉलेज में था, मेरे साथ में था, मुझे 1 साल जूनियर था, लेकिन मेरे डिबेटिंग सोसाइटी में मेरे साथ काम करता था। भागवत उसका नाम, दिलीप। दिलीप को मैंने कहा क्यों आया रे तू? बोले तू काय को आया? बोला इंटरव्यू लेने के लिए। तू यार कुछ गड़बड़ मत कर, मैं बहुत महत्व के काम से आया हूं। बोला क्या काम से आया तू? मैं भविष्य पूछने के लिए आया। तू बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने का, मेरा काम होने दे, बाद में तेरे को जो करना है सो कर। बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चुप रहूंगा जब तक तेरी बात नहीं होती है। शहाड़े शास्त्री आए, उन्होंने देखा एक पत्रकार आया है, बहुत उत्साह में थे। और ये हमारा दिलीप भागवत कर मेरा जो कॉलेज का मित्र था, वो भविष्य पूछने को आया था। वो नौकरी में था और उसकी फैमिली व्यापारी फैमिली थी और वो व्यापार करना चाहता था, इसलिए पूछने आया था कि मैं व्यापार करूं, उसमें सक्सेस होगा कि नहीं। शहाड़े शास्त्री ने उनकी पत्रिका देखी थी और मेरे सामने उनका हाथ भी देखा। नहीं बोले पत्रिका का मैंने आपका अभ्यास किया, लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए आपका हाथ का भी अभ्यास कर रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल व्यापार के झंझट में मत गिरिए, नौकरी करते रहिए, व्यापार में आप सक्सेस नहीं होगे, आपका फैमिली बिजनेस होने के बाद भी आप सक्सेस नहीं होगे। अब ठीक है, उसका काम हो गया था। लेकिन शहाड़े शास्त्री को ऐसा लगा कि ये पत्रकार है, इसको जरा इंप्रेस करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये दिलीप के भविष्य को और बढ़ा दिया। उसने नहीं पूछा था, लेकिन इन्होंने कहा मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं कि आपको बच्चा होने की गुंजाइश नहीं है। मुझे एकदम से अचरज लगा, इसने पूछा नहीं, कुछ नहीं, ये शहाड़े शास्त्री क्यों कह रहे हैं इसको बच्चा होने की गुंजाइश नहीं। मैंने फिर दिलीप के हाथ को देखा, एक लड़की जैसा उसका हाथ, दिखने को बहुत सुंदर लेकिन एकदम से नाजुक। इसके आधार पर इन्होंने कहा क्या? इसलिए मैंने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हो? नहीं बोले मैंने इनका हाथ इसीलिए देखा था, वो व्यापार की बात तो मुझे पहले ही पता चल गई थी, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता था इनको बच्चा होना पॉसिबल है कि नहीं। पत्रिका के आधार पर और इनके हाथ के आधार पर इनको बच्चा होना पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला बच्चा यानी लड़का की लड़की? नहीं बोले दोनों होना पॉसिबल नहीं, बच्चा बोल रहा हूं मैं। और उतने में अंदर से आवाज आई, इसलिए शहाड़े शास्त्री अंदर गए, शायद हमारे लिए चाय लाने के लिए गए। और तब मैंने दिलीप से पूछा, दिलीप मैं तेरे घर में एक बार आया था, मुझे याद है, और मैं हमेशा, मेरे जेब में चॉकलेट्स रहते हैं, तेरे को एक बेटी है ना, उसको मैंने चॉकलेट दिए थे, मुझे याद है। अरे बोले तब एक बेटी थी, अब 2 हो गई, तो दूसरी भी बेटी हो गई। हाँ, और ये शहाड़े शास्त्री कह रहे हैं ना कि तुझे बच्चा नहीं होगा।
वो कहे कभी कभी ज्योतिषी गलत होते हैं। मैंने अरे दोबारा मैंने पूछा ना उनको, तेरे को बच्चा होने की गुंजाइश है कि नहीं? तो बोले ज्योतिषी गलत होते ना कभी कभी। अरे दिलीप, तेरे समझ में आ रहा है क्या? तेरे बीबी को 2 बेटियां हैं और साढ़े शास्त्री कह रहे हैं कि तेरे को बच्चा होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तुझे समझता है क्या? तब उसके ध्यान में आया कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। खोल गया फिर। अब बोले मैं इसको सबक सिखाता हूं। मैंने बोला अब मेरा काम होने दे, मेरे काम के पहले सबक नहीं सिखाना। फिर साढ़े शास्त्री की मेरी मुलाकात शुरू हुई। अब मेरी एक टैक्टिस होती है, मैं उस आदमी के साथ में जो मुझे पूछना है वो बहुत बीच बीच में पूछते रहता हूँ। उसके ध्यान में भी नहीं आता कि मुझे क्या पूछना है। आप क्यों भाई ये ज्योतिष का व्यवसाय कर रहे हो, इंजीनियर हो, फिर गणित कैसा वगैरह वगैरह सब वो सब बातें छोड़ देता हूँ मैं। वो मेरे किताब में उनका ये पूरा का पूरा इंटरव्यू है। यहाँ पर मैं महत्व की बात आपसे कहूँगा। उन्होंने कहा कि हमारे जो ज्योतिषी होते हैं वो गलत होते हैं, इसलिए गलत होते हैं कि उनका अभ्यास अधूरा होता है। बोले कैसे? बोले मैं इंजीनियर हूं इसलिए मेरा बहुत सटीक अभ्यास होता है, इसमें सब गणित होता है। बोला कैसा? उन्होंने कहा कि जैसा हमारा होरा शास्त्र ये मूल ग्रंथ है, होरा शास्त्र में कहा गया है कि कुंडली बनाते समय जन्म समय यानी बच्चा पैदा होता है वो समय नहीं लेना चाहिए, जब गर्भाधान होता है वो समय लेना चाहिए, यानी मां के पेट में जब गर्भ ठहरता है वो समय लेना चाहिए। मैं भौचक्का रह गया, भाई ये गर्भाधान का समय कैसा पकड़ते हैं? क्योंकि मेरे जानकारी के अनुसार तो ये पता था कि बच्चा कब पैदा होता है ये मां को भी पता नहीं चलता है, कब ठहरता है गर्भ। मां को भी माहवारी जब नहीं आती तब पता चलता है कि शायद बच्चा ठहरा होगा। फिर वो जांच करती है और पता चलता है कि नहीं बच्चा ठहर गया। हो सकता है उसके 10-15 दिन पहले ही बच्चा ठहर गया हो पेट में, इसलिए माहवारी नहीं आई। कैसा करे? ये गर्भाधान का समय कैसा लेते हैं? मुझे उत्सुकता जागी। मैंने पूछा कैसे क्या आप गर्भाधान का समय लेते हो? क्या वो पति पत्नी पर पहरे बिठाते हो? और पहरे बिठाने के बाद भी तो समय मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी कोई जरूरत नहीं। सीधी बात है, जब बच्चा पैदा होता है उस समय से मैं 9 माह 9 दिन 9 घंटे 9 मिनट पीछे जाता हूं और वो समय पकड़ता हूं। अब मुझे इतनी हंसी आ रही थी। ये ठीक है कि मेरा गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से बहुत संबंध आया, कई बच्चे पैदा होते हुए मैंने देखे हैं, उनके ऑपरेशन करते हुए देखे हैं, इसलिए थोड़ी सटीक जानकारी मुझे ज़्यादा होगी। लेकिन आम आदमी को यह जानकारी है कि 9 महीने 9 दिन बाद बच्चा पैदा होता है, ये केवल भ्रम है। कई बच्चे 7वें महीने में पैदा होते हैं, कई बच्चे 8वें महीने में पैदा होते हैं, मैक्सिमम बच्चे 9वें महीने में पैदा होते हैं और कुछ बच्चे 10वें महीने में भी पैदा होते हैं। बहुत लेट लतीफ होते हैं। और ये इंसान मुझे कह रहा था कि बच्चा जब पैदा होता है वहां से 9 माह 9 दिन 9 घंटे 9 मिनट में पीछे जाता हूं और वो समय गर्भाधान का समय कर कर पकड़ता हूं। अब मुझे बताइए मित्रों, ये जन्म समय जिसके आधार पर आपकी और मेरी पूरी कुंडली बनती है, उसी के बारे में कोई निश्चितता नहीं। एक ज्योतिषी कहता है गर्भाधान का समय पकड़ना है, एक ज्योतिषी कहता है कि बच्चा जब रोने लगता है उसका समय पकड़ना है, एक ज्योतिषी कहता है मुंह बाहर आने के बाद का समय पकड़ना है, एक ज्योतिषी कहता है पूरा का पूरा बच्चा बाहर आने के बाद में समय पकड़ना चाहिए, और ऊपर से कहते हैं कि कभी कभी 1 मिनट में भी राशि बदल जाती है। तो इतने अतकचरे लोगों ने जो कुछ पत्रिका बनाई उसके आधार पर हम अपना पूरा भविष्य मान बैठे और उस पर विश्वास रखें। अभी मित्रों आप कहेंगे कि चांद सूरज के परिणाम होते ही कि नहीं होते हैं, फिर आपका क्यों ऑब्जेक्शन है? मेरा चांद सूरज के परिणाम इंसान पर होते इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन है राशि के अनुसार अलग अलग होते हैं इसके बारे में।
भाई सूरज का इंसान पर परिणाम होता है कि नहीं होता है, चांद का इंसान पर परिणाम होता होगा कि नहीं होता होगा, बहुत नजदीक है चांद। तो फिर आप कैसे नकारते हो? मैं कहां नकारता हूं? मैंने अगर कहा कि पूना के एक चौक में मई माह के दोपहर में 1 बजे 3 व्यक्ति खड़े रहे 10-10 मिनट के लिए। एक व्यक्ति खड़ा रहा, उसको धूप बहुत लग रही है, बहुत लग रही है, बहुत लग रही है, क्योंकि वो कन्या राशि का है। दूसरा व्यक्ति उसी समय खड़ा है, उसको मध्यम मध्यम लग रही धूप, इतनी नहीं लग रही क्योंकि वो वृषभ राशि का है। और तीसरा व्यक्ति जो है वो उसी समय वहां खड़ा है और उसको धूप बिल्कुल नहीं लग रही, उल्टा शीतल शीतल लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि वो वृश्चिक राशि का है। तो आप मुझे कहोगे कि मानव साहब अपना दिमाग जांच लीजिए, क्योंकि सूरज का परिणाम होता है तीनों पर होगा। तीनों को बहुत धूप लगेगी, मई माह का महीना है। पूना में कम लगेगी, वही अगर नागपुर में होगा तो उसके हाल ही हाल होंगे तीनों के, बहुत लगेगी धूप। हो सकता है जिसको धूप सहने की आदत हो उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी, जिसको धूप सहने की बिल्कुल आदत नहीं उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ये फर्क होगा, लेकिन धूप तो उतनी लगेगी। 48 डिग्री है नागपुर में, तो 48 डिग्री सबको महसूस होगा। अब इन ज्योतिषों का कहना ऐसा है कि तीनों का जन्म अलग अलग समय हुआ था, तीनों अलग अलग राशि के हैं, इसलिए इन पर तीनों पर अलग अलग परिणाम हो गए। इसके बारे में ऑब्जेक्शन है, इसको कोई शास्त्रीय आधार नहीं। यानी चांद सूरज के जो परिणाम इंसान पर होते हैं उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन राशि के अनुसार अलग अलग होते हैं, इसके बारे में ऑब्जेक्शन है। ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे लगता है ये बात आपके सामने आ गई है। और इसमें भी एक बड़ी बात आपको बताऊं, जो अलग अलग धारणाएं ज्योतिषियों में या ज्योतिष शास्त्र में, उसमें एक धारणा यह भी है कि सीरोस साइकिल होता है, और ये सीरोस साइकिल के कारण हर 18 साल के बाद वही मुहूर्त रिपीट होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया समझ लीजिए। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हर 18 साल के बाद में वही एक व्यक्ति का जो जन्म समय और स्थान था वो रिपीट हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप में से किसी की बीवी प्रेग्नेंट है और ज्योतिष में सही में तथ्य होता तो हम क्या करते? अब प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने तारीख दी है कि भाई जनवरी में जन्म हो रहा है। मैं क्या करूंगा कि जो भी डॉक्टर ने तारीख दी है उसके आसपास का बहुत अच्छा मुहूर्त निकालूंगा। भाई अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनका जन्म समय क्या था, कौन से राशि में वो जन्म थे, वो समय ले लूंगा और वही राशि मेरे बच्चे को मिले। अब ज्योतिष से सलाह लूंगा, वो निकाल कर देगा कि फरवरी में बुधवार को अगर जन्म हुआ बच्चे का दोपहर को 1 बजे तो फिर वो अटल बिहारी जैसा होगा। मैं 3 मुहूर्त निकालूंगा। दूसरे शंकरराव चौहान बार बार मंत्री बने, हमेशा मंत्री बनते रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री बने, फिर से मुख्यमंत्री बने। तो ये शंकरराव चौहान क्या बहुत ही लकी आदमी है, तो उसका क्या मुहूर्त है? तीसरा जयंत नारळीकर का मुहूर्त है। ज्योतिषियों ने मुझे मुहूर्त दिया कि इस स्थान में अगर बुधवार को दोपहर को 1 बजे बच्चा जन्मता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा। अगर गुरुवार को दोपहर को 2 बजे बच्चा जन्मता है तो वो फिर शंकरराव चौहान जैसा परमानेंट मंत्री बनेगा। अगर शुक्रवार को 3 बजे बच्चा पैदा होता है तो फिर वो जयंत नारळीकर जैसा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। मैं तुरंत गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, उनकी डेट बुक करने का कोशिश करूंगा। वो कहेंगे सर पॉसिबल नहीं। सब गायनोकोलॉजिस्ट की डेट बिक गई है, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री अपने घर में चाहिए और प्रधानमंत्री का रेट बहुत लंबा है, बड़ा है, 50-50 लाख तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसी क्षण बुधवार को दोपहर को 1 बजे बच्चा बाहर आना चाहिए। इसलिए एक गायनोकोलॉजिस्ट तो एक ही ऑपरेशन कर सकता है। 50 लाख तक जाए, नहीं भाई 50 लाख तो पुराते नहीं है। शंकरराव चौहान वो भी 25 लाख तक पहुंच गया है।
हाँ, जयंत नारळीकर का कुछ जगह पर हो सकता है, क्योंकि इतनी लोगों को उसकी डिमांड नहीं है। फिर मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट को पकड़ता हूँ, 10 लाख में वो जयंत नारळीकर को पैदा कर देते हैं शुक्रवार को दोपहर को 3 बजे, और फिर मेरा बच्चा जो भी है वो जयंत नारळीकर जैसा बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। ये बात मैं आपके सामने बोलते वक्त आपको क्या लग रहा था? कोई साइंटिफिक बात मैं कर रहा हूं ऐसा लग रहा था कि कुछ गधे जैसी बात कर रहा हूं ऐसा लग रहा था? ये गधे जैसी बात नहीं है कि हम चाहे उस समय में बच्चों को पैदा करेंगे और उसी ढंग से वो अपने आप वैसा बन जाएगा। ये कितनी हास्यास्पद कल्पनाएं, ये हमने समझ लेना चाहिए। तो मित्रों, जिसको एस्ट्रोलॉजी हम कहते हैं, भविष्य कथन का सबसे बड़ा साइंटिफिक तरीका है ऐसा माना जाता है, उसमें इतने लूपहोल्स हैं। ग्रह के बारे में गलत जानकारी, 9 परंपरागत ग्रहों में से 4 ग्रह गायब हैं, है ही नहीं। 5 ग्रह हैं, उनके कोई परिणाम होते नहीं है। जन्म समय सबसे महत्व की बात, उसमें भी एक मत नहीं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं। कोई कहता है मुंह बाहर आने के बाद पकड़ो, कोई कहता है पूरा बच्चा बाहर आने के बाद पकड़ो, कोई कहता है रोने के बाद पकड़ो, और कोई कहता है गर्भ जब ठहरता है वो समय पकड़ो। उसके आधार पर यह पत्रिका बनाने वाले ज्योतिषी हमारा भविष्य बताते हैं और उस पर हम विश्वास रखते हैं। अब ये भविष्य क्यों सही होता है, इसकी बारीकियों में हम जाएंगे, लेकिन कल इसके बारे में बहुत विस्तार से हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तो मैंने आपको कह दिया उसके पीछे का नियम, लॉ प्रोबेबिलिटी। लोगों का भविष्य बताते वक्त प्रोबेबल चीजें कहो, जो उस व्यक्ति के जीवन में हो सकती है वो कहो। उसमें से कुछ चीजें 30 से 70% चीजें सच रहने की गुंजाइश है ही। 100% झूठ भी भविष्य कहा नहीं जा सकता। अगर आप प्रोबेबल चीजें कहो तो उसमें से कुछ चीजें तो सच रहने ही वाली है, होने ही वाली है आपके जीवन में। इसके आधार पर ज्योतिषों का व्यवसाय चलता है, और कौन कौन सी चीजें इनके व्यवसाय में मदद करती है, इसके डिटेल्स हम कल बहुत बारीकी से जानेंगे। ज्योतिष के अलग अलग प्रकार भी हम समझ लेंगे। कल का सेशन शायद मुझे ये विषय पूरा करना है, इसलिए आज का जो सेशन हुआ उससे भी और लंबा हो सकता है, लेकिन हम कल पूरा विषय कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।